सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील में घूमने गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे ह्यूमन स्केलेटन दिखाई दे। तो आप क्या करेंगे? हिमालय के रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। रात के बाद का वक्त, जब शहर चुप होता है और दिमाग ज्यादा सोचता है। कुछ कहानियां तब याद आती हैं जब घड़ी पास्ट मिडनाइट दिखाती है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है रूपकुंड लेक। 1942 में जब इंडिया ब्रिटिश राज में था, तब एक फॉरेस्ट रेंजर ने पहली बार बर्फ के नीचे ह्यूमन स्केलेटन को नोटिस किया। मधवाल जी ने ये सारी रिपोर्ट अपने अथॉरिटीज को बताई, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स होंगे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। बट आगे चल के साइंस ने इन सारी थियोरीज को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। क्या मिला रूपकुंड में? रूपकुंड लेक में रिसर्चर्स को अराउंड 300 ह्यूमन स्केलेटन मिले, जिसमें कि आदमी, औरत और बच्चे भी मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे ज्वेलरीज, लेदर शूज, कांच की चूड़ियां, ये सब भी मिले। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्टर ये था कि स्केलेटल में बेसिक इंजरी जो देखने को मिली वो थी सर के ऊपर वाले हिस्से में एक राउंड सी। उसके अलावा पूरे बॉडी पे कहीं पे भी और कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे या फिर कोई भी फ्रैक्चर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लाता है, क्योंकि अब से पहले जो थियोरी दी गई थी कि ये जापानीज सोल्जर हैं जो कि इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और अगर उन्हें मारा गया था तो उनके बॉडी पे कोई ना कोई इंजरी जरूर होती। बट सारे के सारे लाशों पे सिर्फ एक ही टाइप के इंजरी का निशान होना, like a cricket ball, that was the biggest mystery for the scientist. Scientific investigation. BBC के word के according, the injuries look too precise to be accidental. सारे skeleton पे कोई weapon के मार्क नहीं थे, कोई struggle के निशान नहीं थे, जैसे उन सब ने एक बार ही ऊपर देखा हो और उनके सर पे वो क्रिकेट बॉल के साइज का कुछ गिरा और उनकी डेथ हो गई। अब इस इक्वेशन में एंटर करता है साइंस। 2004 में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद ने रेडियो कार्बन डेटिंग की, जिसके लीड साइंटिस्ट थे डॉक्टर BN शुक्ला एंड डॉक्टर SK राय। रिजल्ट में उन्हें ये पता चला कि जो मेजॉरिटी स्केलेटन वहां पे मौजूद थे, दोज वर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 800 to 900 AD. This ruled out war, invasion and modern disaster completely. पर सवाल वहीं का वहीं था, आखिर ये लोग मरे कैसे? फर्स्ट थ्योरी, हेलस्टॉर्म थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी थी हेलस्टॉर्म थ्योरी, जिसको कि NGRI ने, नेशनल जियोग्राफिक ने और भी मल्टीपल फॉरेन जर्नल ने भी बैक किया। उनके अकॉर्डिंग ये कहना था 6000 फीट ऑलमोस्ट इतनी हाइट पे अगर बर्फ के गोले गिरते हैं या हेल स्टॉर्म होता है, और वो वाला जो एरिया है ग्लेशियर का जहाँ रूपकुंड प्रेजेंट है, वहाँ आसपास ना कोई ट्री है, ना कोई शेल्टर है, ना ही कोई केव है जहाँ की वो बच सके। तो बेसिकली वो कम्प्लीटली एक डेथ ट्रैप है, जहाँ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस एंगल। लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वहाँ के राजा और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ नंदा देवी राज्यत यात्रा पे निकले थे। उनके साथ साथ जो उनके यात्री थे मौजूद, वो सब गाना बजाना करने लगे। जो चीज एक पवित्र यात्रा होनी चाहिए थी, वो अभद्रता के ऊपर चली गई, जिस वजह से नंदा देवी ने गुस्से में आकर के आसमान से लोहे के गोले गिरा, जिसकी वजह से उनकी पूरी सेना, राजा, उनकी पत्नी, सबकी मौत हो गई। तो जो ये लेजेंड का कहना है कि आसमान से लोहे के गोले गिरे थे, और हमारे फोक लोर जो होते हैं समटाइम्स इनकोड द रियल नेचुरल इवेंट, यानी जो लोग मिथ मान के कह रहे थे, शायद वो पहले आई विटनेस रहे होंगे। 2019 में जब हमारी DNA सीक्वेंसिंग और DNA स्टडी काफी एडवांस हो गई थी, वर्ल्ड के 3 रिनाउंड इंस्टीट्यूट एक साथ आए इस रूपकुंड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया इन नेचर जर्नल। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने 38 स्केलेटन की कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग की, और जो सामने आया वो अभी तक के सारे थियरीज को कंप्लीटली खारिज कर देता है। नेचर में जो पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें बेसिकली आफ्टर जीनोम सीक्वेंसिंग पता चला कि उन 38 स्केलेटन में 3 अलग अलग ग्रुप थे। द फर्स्ट ग्रुप वाज साउथ एशियन। इनकी जो डेटिंग हुई थी दैट वाज अराउंड 800 to 1000 AD, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि ये लाइकली भक्त होंगे जो कि माँ नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सेकंड ग्रुप वाज ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन, जिनकी डेटिंग की गई अराउंड 1800 AD। तो यहाँ पे बेसिकली सीधे जो हमें 2 अलग अलग ग्रुप अभी तक दिख रहे हैं, उनमें 1000 ईयर का डिस्टेंस है। और जो थर्ड ग्रुप था दैट वाज साउथ
ईस्ट एशियन जो थोड़े बहुत मिले थे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीस के या ग्रीक लोग हिमालय में क्या कर रहे थे। ना कोई इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ना कोई ट्रैवल लॉग है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले अगर ये चीज अगर हम रिलीजियस बैकग्राउंड से देखें तो एक ग्रुप हम मान सकते हैं जो नंदा देवी के दर्शन के लिए गया होगा, बट ग्रीस वाले लोग नंदा देवी के दर्शन के लिए क्यों आएंगे? तो यहाँ पे वापस से ये क्वेश्चन ओपन एंडेड रह जाता है। सेकंड, अगर एक ग्रुप गया था वहां पे तो उसके 1000 साल बाद कंप्लीटली डिफरेंट ओरिजिन के दूसरे लोगों की भी स्केलेटन वहां पे कैसे मिल रही है और सारे के सारे उसी लेक में कैसे प्रेजेंट है? साइंटिस्ट का मानना है कि रूपकुंड इज स्टिल एन अनरिजॉल्व्ड आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री, क्योंकि ये पूरी मिस्ट्री इतनी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है कि आपको मल्टीपल फोरम्स, न्यूज आर्टिकल, मल्टीपल चैनल्स इसके बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ कमेंट्स इकट्ठा किए हैं जहाँ पे कि लोग अपने डिफरेंट थियोरीज के बारे में बता रहे हैं। एक इंटरनेट कमेंटर की माने तो हिंदू हमेशा अपने शव को अग्नि संस्कार करते हैं, तो वहाँ पे स्केलेटन प्रेजेंट होने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात उसमें फिर ये आ जाती है कि हो सकता है उस समय के टाइम पे डाकू बहुत ज्यादा रहते हो, तो उन्होंने टारगेट किया हुआ हो कि जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे नंदा देवी के दर्शन के लिए उन्हें हम अटैक करेंगे और फिर उन्हीं की लाशों को इसी लेक में डाल दिया गया हो। ये एक थियोरी कहती है। दूसरी थियोरी की माने तो इस समय पे स्थानीय जितनी भी जनजाति होगी वो इस जगह को एक पवित्र स्मशान घाट मानती होगी, क्योंकि इस जगह पे देवता का वास था। बौद्ध धर्म में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ की वो खुले आसमान के नीचे अपने डिसीज्ड को छोड़ देते। नेचर का पार्ट है तो हम वापस नेचर में ही चले जाएं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो सकती है, बिकॉज जिस टाइम पे ये सारी चीजें हमें मिल रही है बिकॉज ऑफ द रेडियोकार्बन डेटिंग, जो हमें टाइम फ्रेम पता चला है उस टाइम फ्रेम के आसपास इंडिया और इसके आसपास के रीजन में, क्योंकि उस समय तो ये सब बॉर्डर सेम था, उस समय के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था। और बाहर के कंट्रीज के जो भी हमें यहाँ पे स्कल मिले हैं अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये हो सकता है वो सब भी इस जगह पे स्काई बेरियल के लिए ही आए होंगे। एक और जो थ्योरी है वो इंक्लूड करती है अलेक्जेंडर और राजा कुश के बारे में। उसी एरिया में उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, बट प्रॉब्लम ये है कि जितने भी वहाँ पे हमें स्केलेटन मिले हैं उसमें कहीं पे भी कोई इंजरी के दाग नहीं है। बोन में भी तो कोई फ्रैक्चर आता तो, बट वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमें फ्रैक्चर मिला है वो सर के ऊपर वाले हिस्से में यहीं पे मिला है। तो ये वाली थ्योरी है तो सही, सुनने में भी सही लगती है, बट कम्प्लीटली प्लॉजिबल नहीं है। एक और थ्योरी ये भी मानी गई है कि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग आप अपने गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ के लिए जाते हैं और उसके बाद संन्यास होता है। तो ये हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वानप्रस्थ या संन्यास के लिए हिमालय की ओर बढ़े होंगे। 6000 फीट के हाइट पे किसी भी एक एजेड इंसान के लिए सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये हो सकता है कि वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में उनकी डेथ हो गई हो और उनके साथ जो लोग आए थे हिमालय में बसने के लिए, संन्यास लेने के लिए, उन्होंने उस झील में उनके शव को स्थापित कर दिया हो। ये भी एक थ्योरी हो सकती है। अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन रह जाते हैं। नंबर 1, मेडिटेरेनियन लोग आखिर हिमालय में कर क्या रहे थे? सेकंड क्वेश्चन, क्या रूपकुंड सिर्फ एक लेक है या फिर एक डेथ ट्रैप है? एंड थर्ड, क्या फ्यूचर में और भी स्केलेटन हमें मिलेंगे? रूपकुंड हमें एक अनकंफर्टेबल सच बताता है, या तो नेचर को समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो या डिसरिस्पेक्ट करके उसकी कीमत चुकाओ। रूपकुंड हमें डराता नहीं है, वो हमें वार्न करता है कि इंसान कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, नेचर के सामने हम कुछ नहीं है। सच और कहानी के बीच सिर्फ एक रात प्रेजेंट होती है, और अगर ये कहानी तुम्हारे दिमाग में अटक गई है तो मिलते हैं अगली रात। ये था पास्ट मिडनाइट, और हर वीक ऐसी न्यू स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इन सारी थियरीज में से कौन सी थियरी सबसे ज्यादा प्लॉजिबल लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Good night.